हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट वाला टॉपिक को। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। तो देखिए, पार्लियामेंट में कई तरह के बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन और फाउंडेशनल टाइप होता है ऑर्डिनरी बिल। ये वो बिल्स होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एडुकेशन, हेल्थ, क्राइम, एनवायरनमेंट या किसी भी जनरल इशू पर लॉ बनाने के लिए। लेकिन चाहे ऑर्डिनरी नाम हो, पर इनका प्रोसीजर काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और डिटेल होता है। एक ऑर्डिनरी बिल लॉ बनने के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस से गुजरता है, फ्रॉम फर्स्ट रीडिंग टू प्रेसिडेंट की एसेंट तक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक ऑर्डिनरी बिल कैसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, कैसे उस पर डिस्कशन होता है और कैसे वो कानून बन जाता है। ऑर्डिनरी बिल का पहला स्टेप होता है फर्स्ट रीडिंग, जिसे हम इंट्रोडक्शन स्टेज भी कहते हैं। ये एक फॉर्मल और प्रोसीजरल स्टेज होती है जहां बिल को पहली बार पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इस बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर, यानी कि बिल को इंट्रोड्यूस करने का हक होता है या तो किसी मिनिस्टर के पास या फिर किसी प्राइवेट मेंबर के पास। जब किसी मिनिस्टर के द्वारा बिल लाया जाता है तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट बिल, और अगर कोई नॉन मिनिस्टर एमपी बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। दोनों का प्रोसीजर मोस्टली सिमिलर होता है, लेकिन गवर्नमेंट बिल्स ज़्यादा चांसेस रखते हैं पास होने के। नेक्स्ट पॉइंट है, हियर टाइटल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर रीड आउट एंड नो डिबेट इज टेकन प्लेस। तो देखिए, फर्स्ट रीडिंग के टाइम सिर्फ बिल का टाइटल और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े जाते हैं। यहाँ कोई डिबेट, डिस्कशन या वोटिंग नहीं होती। नेक्स्ट, इट इज़ पब्लिश्ड इन गैजेट, यानी कि इसके तुरंत बाद बिल को गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। ये पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ताकि पब्लिक, मीडिया और एक्सपर्ट्स उस बिल को रीड कर सके, उस पर अपने थॉट्स डेवलप कर सके और अगर ज़रूरत हो तो उसके अगेंस्ट या सपोर्ट में ओपिनियन दे सके। ये ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है। तो इस स्टेज का ओवरऑल पर्पज ये होता है कि बिल को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाए और उसकी एग्जिस्टेंस पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक उसके कंटेंट पर कोई जजमेंट या स्क्रूटिनी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है सेकेंड रीडिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज एंड हियर द बिल इज स्क्रूटिनाइज्ड एंड सेप्ड, यानी कि सेकेंड रीडिंग एक क्रूशियल और डिटेल्ड स्टेज होता है किसी भी ऑर्डिनरी बिल के लेजिस्लेटिव जर्नी का। ये स्टेज होती है जहां बिल को सीरियसली एग्जामाइन किया जाता है और उसकी फाइनल शेप डिसाइड होती है। इस स्टेज में 3 मेजर सब स्टेजेस होते हैं, जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज। तो चलिए हर एक स्टेज को समझते हैं। तो पहला स्टेज है जनरल डिस्कशन। तो देखिए, इस सब स्टेज में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल के ओवरऑल पर्पज और प्रिंसिपल्स पर डिस्कशन करते हैं। क्या बिल का ऑब्जेक्टिव सही है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या यह पब्लिक इंटरेस्ट में है, ऐसे ब्रॉड लेवल के सवाल यहाँ पे उठाए जाते हैं। इस डिस्कशन के बाद हाउस डिसाइड करता है कि बिल को आगे भेजना है या किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना है। अगर कमेटी को रेफर किया जाता है तो वो अगला स्टेज होता है। तो चलिए समझते हैं अगले स्टेज को। तो नेक्स्ट स्टेज है कमेटी स्टेज। तो देखिए, अगर हाउस डिसाइड करती है कि बिल को डिटेल स्क्रूटिनी की ज़रूरत है तो वो बिल किसी स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर देता है। यहाँ पे कमेटी बिल के हर क्लोज को डिटेल में स्टडी करती है, स्टेक होल्डर से इनपुट्स लेती है,
एक्सपर्ट्स ओपिनियन कंसीडर करती है और ज़रूरत पड़ने पर अमेंडमेंट सजेस्ट करती है। ये स्टेज बिल को टेक्निकली और प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके हाउस में वापस सबमिट करती है जिसमें उसके रिकमेंडेशंस होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज है कंसीडरेशन स्टेज। तो देखिए ये स्टेज तब होता है जब बिल चाहे कमेटी के थ्रू आए या डायरेक्टली हाउस के सामने वापस आता है। यहाँ क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन होता है, यानी बिल के हर पार्ट को अलग से डिस्कस किया जाता है। मेंबर्स अपने अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं, उन पर डिबेट होती है और वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि कौन सा क्लोज एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा या अमेंड होगा। ये सब स्टेज बिल का फाइनल ड्राफ्टिंग स्टेज होता है जहां उसकी रियल शेप बन जाती है। यहाँ पे बिल इवेंचुअली पास होने के लिए रेडी होती है। इन तीनों सब स्टेजेस के बाद ही बिल थर्ड रीडिंग के लिए मूव करता है। इसलिए सेकेंड रीडिंग को पूरे प्रोसेस का कोर स्टेज माना जाता है जहां बिल की असली टेस्टिंग और पॉलिशिंग होती है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप है थर्ड रीडिंग। तो यहाँ पे इसका पॉइंट से फाइनल डिस्कशन इज टेकन प्लेस हियर, ओनली एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एंड नो अमेंडमेंट्स इज अलाउड हियर। यानी कि थर्ड रीडिंग एक फाइनल और डिसीजिव स्टेज होती है पहले हाउस के लिए, यानी जहां बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। इस स्टेज तक बिल कंप्लीट स्क्रूटनी से गुजर चुका होता है, जनरल डिस्कशन हो चुकी होती है, क्लोजेस पर डिटेल डिबेट हो चुकी होती है और कमेटी के सजेशंस भी कंसीडर किए जा चुके होते हैं। अब बिल अपनी फाइनल शेप में होता है। इस स्टेज में सिर्फ एक फॉर्मल और ओवरऑल डिस्कशन होता है, लेकिन फोकस कंटेंट के डिटेल्स पर नहीं होता बल्कि बिल के टोटलिटी पर होता है। मेंबर्स डिस्कस करते हैं कि क्या इस फॉर्म में बिल पास होना चाहिए या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थर्ड रीडिंग में कोई नए अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं होते। जो भी चेंजेस होने थे वो सेकेंड रीडिंग में हो चुके होते हैं। अब सिर्फ एक ही डिसीजन लेना होता है, येस और नो। यहाँ पे मेंबर्स वोटिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं कि बिल को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स बिल के सपोर्ट में वोट करते हैं तो बिल पास हो जाता है और अगर मेजॉरिटी अपोज करती है तो बिल रिजेक्ट हो जाता है और प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर बिल पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में भेजा जाता है जहां पूरा प्रोसेस फिर से होता है, फर्स्ट रीडिंग से लेकर थर्ड रीडिंग तक। तो दोस्तों थर्ड रीडिंग एक तरह से बिल के ऊपर पार्लियामेंट के पहले हाउस का फाइनल वर्डिक्ट होता है जहां बिल या तो लाइफ पाता है या ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है बिल इन द सेकेंड हाउस। इसका पहला पॉइंट है द बिल गोज थ्रू द सेम थ्री रीडिंग्स इन द सेकेंड हाउस। यानी कि जब एक ऑर्डिनरी बिल एक हाउस मान लीजिए लोकसभा से सक्सेसफुली पास हो जाता है, यानी कि उसने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीडिंग कंप्लीट कर लिया है, तो फिर ये बिल दूसरे हाउस यानी कि राज्यसभा में भेजा जाता है। अब यहाँ भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो होता है जो है फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। लेकिन ये स्टेज इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से बिल के आगे बढ़ने या रुकने का डिसीजन डिपेंड करता है सेकेंड हाउस के एक्शन पर। यहाँ 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम है इफ पास विदाउट चेंजेस, यानी कि अगर सेकेंड हाउस बिल को किसी भी चेंज के बिना पास कर देता है तो बिल डायरेक्टली प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज दिया जाता है। इसका मतलब दोनों हाउसेज ने बिल को एग्री किया है और ये ऑलमोस्ट रेडी है लॉ बनने के लिए। नेक्स्ट है इफ पास विथ अमेंडमेंट्स, यानी कि अगर सेकेंड हाउस बिल को पास तो करता है लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, तो वो बिल दोबारा पहले हाउस में भेजा जाता है ताकि वो अमेंडमेंट्स अप्रूव हो सके। यहाँ पे फर्स्ट हाउस उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों हाउसेज एग्री कर लेते हैं तभी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट है इफ द सेकेंड हाउस रिजेक्ट द बिल, यानी कि अगर सेकेंड हाउस बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। बिल उस पॉइंट पर रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ सकता अनलेस स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू सिचुएशन रिजॉल्व की जाए।
नेक्स्ट है इफ सेकेंड हाउस टेक्स नो एक्शन। तो देखिए, अगर सेकेंड हाउस बिल पर कोई एक्शन नहीं लेता, यानी ना पास करता है ना रिजेक्ट, तो इसे कहते हैं डेडलॉक। ऐसे कंडीशन में बिल पेंडिंग में रहता है और स्टक हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेडलॉक रेजोल्यूशन के बारे में। तो देखिए, अगर बिल के ऊपर दोनों हाउसेज का एग्रीमेंट नहीं हो पाता, जैसे अमेंडमेंट पर कॉन्फ्लिक्ट हो या बिल रिजेक्ट हो गया हो या एक्शन ना लिया गया हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के अंडर ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। इस ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर एक साथ वोट करते हैं और जो मेजोरिटी का डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो यूजुअली उनका डिसीजन प्रिवेल करता है। तो देखिए दोस्तों, सेकेंड हाउस का रोल ऑल्दो सेम प्रोसेस फॉलो करता है, लेकिन लेजिस्लेटिव फेट डिसाइड करने में क्रूशियल होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट स्टेप है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए, जब एक ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से सक्सेसफुली पास हो जाता है, तब उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। तो ये स्टेज बहुत ही क्रिटिकल होती है, क्योंकि यहाँ से डिसाइड होता है कि बिल ऑफिशियली एक्ट बनेगा या नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला है गिव एसेंट। तो देखिए, अगर प्रेसिडेंट बिल को अप्रूव कर देते हैं, यानी उनकी एसेंट मिल जाती है, तो बिल कानून बन जाता है और उसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। यही बेस्ट केस सिनेरियो होती है, जहां बिल का फुल जर्नी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विथहोल्ड एसेंट। तो देखिए, प्रेसिडेंट अपनी एसेंट डिनाई भी कर सकते हैं, यानी वो साइन करने से मना कर सकते हैं। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वेटो। अगर ऐसा होता है तो बिल फेल हो जाता है और उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं होता, अनलेस फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है रिटर्न फॉर कंसीडरेशन एंड इट इज कॉल्ड सस्पेंसिव वेटो। यानी कि प्रेसिडेंट बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कुछ चेंजेस या फिर दोबारा डिस्कशन जरूरी है। इसे कहते हैं सस्पेंसिव वेटो। लेकिन ध्यान रहे, अगर पार्लियामेंट दोबारा उसी बिल को वैसे का वैसा पास कर देता है, तो प्रेसिडेंट के पास चॉइस नहीं बचा होता, उन्हें बिल पर साइन करना ही पड़ता है। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि इलेक्टेड पार्लियामेंट का विल सुप्रीम हो और प्रेसिडेंट का रोल सिरेमोनियल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहे। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो ये था एक ऑर्डिनरी बिल का पूरा सफ़र, फ्रॉम इट्स बर्थ इन पार्लियामेंट टू बिकमिंग ए लॉ। हर स्टेज में स्क्रूटिनी, डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर स्टेप का वैल्यू होता है। लॉ मेकिंग एक स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन वही उसकी स्ट्रेंथ भी है। हर वॉइस सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ऑर्डिनरी बिल को अच्छे से समझ लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मनी बिल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।